आपको ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि असम का जो एक विकास हुआ है, असम को एक देश और दुनिया के अंदर बहुत एक ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। उसके अंदर सहयोग एक तरह से पूरे देश भर के जो लोग असम के अंदर आए हैं, कोई 200 साल पहले आया है, कोई 100 साल पहले आया है, कुछ उससे पहले आया है, उनकी वजह से एक मिनी इंडिया के रूप में असम को देखा जाता है। और उन लोगों ने मेहनत करके असम को आज वहां पहुंचाया है जहां असम एक पूरे दुनिया में और देश में चमक रहा है। तो उन लोगों के लिए भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी हरदम विश्वास करती है कि लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए कभी विश्वास नहीं करती है। और एक तरह से पूरा हम जो भी भारतीय जो असम के अंदर आया है, जिसने आपका कल्चर अपनाया है, असम के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, वो हमारे लिए सर्वप्रिय है। इसके साथ साथ मैं कुछ नाम और लेना चाहूँगा आपके सामने और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जो आपके असम के बेटे हैं, असम के बेटियां हैं, असम के लिए जिनने देश और दुनिया में नाम ऊंचा किया है, जिस तरह से हमारे लक्ष्मी नाथ जी साहब, डॉक्टर बहन सैकिया साहब इंदिरा गोस्वामी जी, शहीद अब्दुल मलिक जानू वोरा साहब, बिन हजारिका जी, जुबिन गर साहब, पाकुंदी आदिल सैन साहब, हिमा दास जी, आसामीज जो हमारे कल्चर के एक तरह से आइकॉन, एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर जो रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन आसाम को विश्व में ले जाने का जिन्होंने काम किया है। जैसे अभी मैं आपको ज्योति प्रसाद जी अग्रवाला जी का नाम मैं आपको थोड़ी देर पहले ले रहा था, जो एक मारवाड़ी थे। इसके साथ साथ गुरु विसाऊ प्रसाद जी जो एक ट्राइबल थे, सीमा विश्वास जी जिन्हें बुलंदी देवी का रोल किया था, वो बंगाली थी लेकिन उनका शाम के साथ जुड़ा हुआ मकाना तांती जी जो टी ट्राइब के गार्डन के लीडर रहे हैं, नंद सिंह जी जो पंजाब से पंजाबी है लेकिन आसामी लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छा लिखते थे, उनकी बहुत उनका एक नाम था। इसके साथ साथ इस्माइल हुसैन जी जो पीपल के लोग थे, शिवा थापा जी जो नेपाली बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन उनने भी आसाम को एक हम सब गर्व महसूस करते हैं। इसके साथ साथ मृणाल मणि जी जो असम के जो ट्राइब है, इन सबों लोगों का जिन्हें मैंने नाम लिया है, इनके अंदर समानता सिर्फ एक है, और वो समानता है कि इन सब लोगों ने अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग बिरादरी से, लेकिन समानता ये है कि इनने सब मिलकर आसाम का जो कल्चर है, जो आसाम का मान और सम्मान है, उसकी रक्षा करी। ये एक समानता है। ये जो मेरा तात्पर्य था ये नाम लेने का, वो ये था कि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग इलाकों से हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से उनकी कहीं ना कहीं रूट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने आसाम की रक्षा करी है। जो हमारा आसाम का जो एक यूनिटी का फैब्रिक है, उसकी रक्षा करी। मैं तो यही आखिर में ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ताकतें आसाम को तोड़ने की कोशिश करती है। हमारा जो डीएनए है, जो हमारा कल्चर है, और जो इन तमाम लोगों का जिनके मैंने नाम लिया है, उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका मार्गदर्शन है, जो उनने हमें सिखाया है, उनका आज एक ऐसी ताकत है जो कम्युनिटी के ऊपर,
धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपके द्वारा तमाम आसाम की जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि वो कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आसाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ मां कामाख्या देवी जी का है, एक बहुत बड़ा हाथ शनिदेव जी महाराज का है, एक बहुत बड़ा हाथ हमारे तमाम इन लोगों का जिनका मैंने नाम लिया है वो है। इसलिए वो इस मिशन के अंदर कामयाब नहीं होने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उस सरकार ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे सपने दिखाए, उनका विजन डॉक्यूमेंट निकाला, बड़े बड़े नेता आए, प्रधानमंत्री जी आए, कुछ आसामीज के शब्द भी उनने बोले। आसाम की जनता ने, भोली भाली जनता ने उनका विश्वास किया और उस विश्वास के साथ आसाम की भोली भाली जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया सरकार बनाने का। उस सरकार ने इस पिछले 4.5 साल का अगर हम लेखा जोखा देखें, if we see the performance of the state government and the central government for the last 4.5 years, एक बहुत बड़ा वादा करा था आसाम अकॉर्ड के बारे में। उसको किस तरह से घुमा फिरा के आसाम अकॉर्ड को सीए लेके आ गए। क्या हुआ उस वादे का? उनने वादा किया था कि बड़े बड़े भाषणों के अंदर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया थे कि जो फ्लड है, जो सॉइल इरोजन है, वो नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ है, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री रह चुका हूं, गृह राज्य मंत्री रह चुका हूं, एनडीआरएफ मेरे ही मंत्रालय के अधीन आता था, तो मैं उसको भली भांति जानता हूं कि उसको सारे एनडीआरएफ को कि जो फंड है उसको घाटने का काम किया है। उनकी मंशा ही कभी नहीं थी कि हम किस तरह से फ्लड रोक सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वादा, एक बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने लिया था एसटी स्टेटस के ऊपर। जो हमारी 6 ट्राइब्स हैं उनको एसटी स्टेटस देंगे। एसटी स्टेटस तो दूर, एक और सपना बीच में लगाया, एक बिल्कुल डिफंक्ट, उनको ही लगभग 50% लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नए रोजगार की बहुत दूर की बात है। आज आसाम एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर चले गए। आप सब बहुत समझदार पत्रकार बंधु हैं, आप सब जानते हैं सीएजी की रिपोर्ट के अंदर क्या आया है, कितना लोन ले लिया है। हर व्यक्ति, एक बच्चा पैदा होता है आज तो उसके ऊपर लगभग 23,000 रुपए का कर्ज पैदा होने पर ही है। हर बच्चा बच्ची जो पैदा होता है उस पर 23,000 रुपए का ऋण उसके पैदा होने पर ही है। इस तरह का इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा। और दूसरी तरफ जैसे हाल ही में कोकराझार के अंदर हमने देखा कि एक गरीब परिवार जिनके 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 5 people had committed suicide। ये बहुत शर्म की बात है। सरकार को का सर नीचे झुक जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। बोल रहे हैं तो हमारी 100 सीट वाली बातें चल रही है। इसके साथ साथ मुझे आश्चर्य भी है और शर्म भी है। मैं असम का इंचार्ज हूं कि जिस प्रदेश का मैं इंचार्ज हूं उस प्रदेश के अंदर
क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के उत्पीड़न पूरे देश में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 इन द कंट्री। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उनको कोई शर्म नहीं आ रही है। हमारी माता और बहनें की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार। रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के मेरे साथियों को, जिनने रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर धरना दिया, जिलों में दिया, ब्लॉकों में दिया, मंडलों में दिया, और सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि उनको अरेस्ट भी करना पड़ा और उनको उस पर कार्रवाई भी शुरू करनी पड़ गई। ऐसे कई स्कैम, चाहे वो हमारा पीएम किसान स्कीम के अंदर हो, जिसमें अपने चाहते लोगों को इतना बेनिफिट वो दे सके, और चाहे वो जो सिंडिकेट चल रहा है, चाहे वो कोल के अंदर हो, हरी के अंदर हो, और चाहे वो किसी भी चीज के अंदर हो। और मुझे तो बहुत सारे हमारे साथी बताते हैं, मुझे कुछ समय भी मिला था बीच के अंदर, जहां मैं एक जनरल सेक्रेटरी के नाते नहीं, एक अलग बेस के अंदर गलियों में जाने का, कोई कस्बे के अंदर कुछ दुकानों में जाने का मुझे मौका मिला, और कुछ लोगों से बात करने का मौका भी मिला। और मुझे हैरानगी हुई कि यहां तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में सरकार माफिया के रूप में काम कर रही है। हर चीज के ऊपर माफिया टैक्स लगा हुआ है। अगर ये जो कागज है मेरे पास, अगर ये कागज उत्तर प्रदेश से आता है, राजस्थान से आता है, हरियाणा से आता है, या मानेसर से आता है, या दिल्ली से बन के आता है, तो उसके ऊपर आसाम में एंट्री के साथ साथ एक स्पेशल टैक्स लगता है, जो सरकार और सरकार के मंत्रियों के जेब में जाता है। चाहे वो सैंड हो, चाहे कोल हो, किसी भी चीज, कोई भी चीज आ रही है। आज ये पेन भी आएगा तो उसके ऊपर भी कहीं कुछ पैसे का जरूर तुमने टैक्स, माफिया टैक्स लगा रखा है। जब मैं डिब्रूगढ़ में उतरा, उसके पास ही तिनसुकिया के अंदर अभी तक आग लगी हुई है, हमारे ऑयल फील्ड के अंदर आज में, और अभी तक 100 से ज्यादा दिन हो गए, और अभी तक सरकार उस आग को देख रही है। वहां का जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, जो वहां के लोगों को परेशानी हो रही है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा है। बाकी मैं तो ये निवेदन आपसे करने के लिए आया हूं कि मिडिल क्लास जो है हमारी, उसकी कमर टूट चुकी है। 50 रुपए किलो आलू की रेट हो चुकी है, 60 और 70 रुपए प्याज की रेट हो चुकी है। और खास तौर से मुझे आश्चर्य ये होता है, यार आलू तो इनके जो खुद के राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और मध्य प्रदेश हो, खुद के मुख्यमंत्री बैठे हैं, वहां से क्यों नहीं सस्ता प्याज और आलू भिजवा सकते हैं? उनकी खुद की जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं जो हम जो खाना खाते हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज है, उसकी रेट आसमान छू रही है। मुझे याद है कि 2-4 रुपए कभी बढ़ते थे पुराने जमाने के अंदर, तो वो माला पहन कर घूमते रहते थे, पूरी परेड लगाते थे, कभी प्याज की माला, कभी आलू की माला, कभी किसी सब्जी की माला। और अब क्या हो रहा है? अब कहां है वो माला? अब कोई नहीं बोल रहा, चुप, क्योंकि उनकी सरकार है। कर्नाटक में तो मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि 80 और 85 रुपए प्याज की रेट हो चुकी है। आज सरकार ने नया काम शुरू कर रखा है। 4.5 साल तो हो गए, जो इनका घोषणा पत्र था, विजन डॉक्यूमेंट था, जो भी आप बोलो, काम हुआ नहीं। 4.5 साल तक ये सरकार बिल्कुल मजे करती रही, पैसे लूटती रही, लेकिन अब इनको याद आ गया जनता का वादा पूरा करना है, तो ये सारे मंत्री घूम रहे हैं
अपनी गाड़ी के डिक्की के अंदर पत्थर रखते हुए, अब पत्थर लगा रहे हैं, जैसे वो अगले 4 महीनों के अंदर वो सारे काम हो जाएंगे। तो अभी भी ये सरकार लोगों के को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। और मुझे एक चीज का बहुत आश्चर्य हुआ जो मैंने कहीं नहीं देखा, ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा आपके द्वारा, आपके दर्शकों को, आपके पाठकों को जो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको मैं कहना भी चाहूंगा। और मेरा भी, मैं आश्चर्य हुआ, मुझे पहली बार मैंने देखा है किसी भी प्रदेश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे काम करने का मौका मिला है। यहां आपकी जो माननीय मुख्यमंत्री है सोनोवाल साहब, वो कोई रियल इशू के ऊपर, कोई भी इशू हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, प्राइस राइज का हो, पॉलिसी मैटर का कोई इशू हो, उसमें वो कुछ नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो वो 100 सीट के बारे में बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक मंत्री माननीय हेमंत शर्मा जी, वो दिन में हर 2 घंटे में किसी पत्रकार से बात करते हैं, हर 3 मिनट में कोई ट्वीट कर देते हैं। यहां की मुझे हैरानगी हुई, पूरे देश के अंदर जब लॉकडाउन का एक्सटेंड हुआ, आपके पास ही लगता हुआ प्रदेश मेघालय में, चाहे वो मणिपुर के अंदर, चाहे मिजोरम के अंदर, चाहे में, सभी प्रदेशों में और पूरे देश में, चाहे वो गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश की जनता को एड्रेस किया, उनको बताया, जो सबसे जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो मुखिया होता है, उसने बताया कि हम लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये इसका उल्लेख किया। लेकिन आसाम के अंदर एक मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी इसको अनाउंस कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या ये बताना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इनकॉम्पिटेंट है? क्या पॉलिसी मैटर्स के ऊपर वो बात करना चाहते हैं? बताना चाहते हैं जनता को, एक इमेज बताना चाहते हैं कि मैं सुपर चीफ मिनिस्टर हूं और चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं? क्या ये लोकतंत्र का, इस तरह से लोकतंत्र असम के अंदर चल रहा है? इस बात का तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। एंड आई हैव सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, नॉट ओनली इन इंडिया बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सरप्राइजिंग। क्या मैंने कुछ ज्यादा आपके सामने बहुत बात रखती है, मेरा थोड़ा सा भी खराब हो रहा है। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 2021 के चुनाव में शंकर देव जी हमारे गुरु, उनके आशीर्वाद से हमारे जितने भी हमारा जो कल्चर है, जो हमारा फैब्रिक ऑफ यूनिटी है, उसकी लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश के अंदर, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं लेकिन आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रही है। आज वही एक मौका आ गया है, जिस तरह का मौका अंग्रेजों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने का काम आसाम की जनता ने, या मुगलों को निकालने का काम आसाम की जनता को ने किया था, एक बार फिर वो मौका आ गया है जहां कांग्रेस पार्टी और आसाम की जनता एकजुट होकर ऐसी ताकतों के साथ लड़ाई करेगी और उखाड़ कर फेंकेगी। जैसे हमारा जो प्रदेश है, आसाम प्रदेश है, उसके अंदर हम चैन शांति बनी रहे, और जो हमारा
फैब्रिक ऑफ यूनिटी है वो इंटैक्ट रहे। आप सब लोगों का आप पधारे हैं, उसका मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आप सब लोगों से समय पर मिलता रहूँगा। हमारे कार्यक्रम के बारे में मैं आपको समय समय पर ब्रीफ करता रहूँगा। अभी मुझे लगभग 4 या 5 ही दिन हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। कोशिश मैंने पूरी करी है, मेहनत मैंने पूरी करी है, डिब्रूगढ़ से होते हुए और टोर सैम पेटा तक मैं जरूर मैंने दौरा किया है, रोड से गया हूँ, लोगों से बात करी है, गांव में रुका हूँ, चाय की दुकान में रुका हूँ, सब व्यक्तियों से मैंने गरीब लोगों से बात करने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है, आपका कल्चर समझने की कोशिश करी है। आप असम वो एक का जो एक पूरे देश के अंदर जो एक नाम है, आसाम का एक जो कल्चर है, आसाम की एक पूरी जो योग्यता है, उसको मैंने समझने की कोशिश करी है। और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आसाम में एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका माननीय सोनिया गांधी जी ने दिया है। मैं अपने आप को कोई जनरल सेक्रेटरी या बहुत बड़ा कोई नेता या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं समझता हूँ। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मेरे लिए भारत का एक प्रांत आसाम है और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के सभी हमारे साथियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की कोशिश करूंगा, निष्ठा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन है, आपने डिवीजन की बात की तो कुछ ही समय पहले एक वीडियो आया है। सर आपने डिवीजन की बात की तो कुछ ही समय पहले एक our newly appointed General Secretary All India Congress Committee and in charge of Assam PCC.